हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेडिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं वेडिक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पिछले इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के लगभग 4 लेक्चर्स जो है अच्छे से पढ़ाई कर लिए हैं। ठीक है, रो वाटर इंजीनियरिंग जो हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है, वो हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर एक टॉपिक चल रहा है। अब इसके अलावा ना इस एग्जाम के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जिनसे रिलेटेड मेरे को क्वेरीज मिल रही है, लगातार क्वेरीज मिल रही है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कुछ मिसलेनियस टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक जो दिए हुए हैं ना, उनका हम क्या करेंगे, एक एक कर है ना, सिर्फ एक एक कर करके हम इनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, और आपको ना इनके ऊपर जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर हमारा एक एक वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक बात फिर से बोलना चाह रहा हूं कि जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे, उनके ऊपर जो कंटेंट आपको मेरी तरफ से मिलेगा, ठीक है, आपको सिर्फ वो स्टडी करना है। आपको इधर उधर है ना, कोई कहे कि मैं एक्स से लेके आऊंगा, कोई कहे मैं एक्स वाई से लेके आऊंगा नोट्स, कोई कहे मैं जेड से लेके आऊंगा, तो भैया कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बिल्कुल इनके बीचों बीच खड़ा करूंगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है क्या? आपके नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर है। ठीक है, आपको जो डेटा मिलेगा बिल्कुल एकदम स्टैंडर्ड डेटा मिलेगा, लेटेस्ट डेटा मिलेगा। ठीक है, जो कहीं भी गलत साबित नहीं हो सकता। पहले बता रहा हूं मैं, मिसलेनियस टॉपिक्स के अंदर आपको जो भी डेटा मिलेगा एकदम करेक्ट मिलेगा। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले ना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे ना यूट्यूब पे चैनल्स हैं जहां पर आपको ना प्रीवियस ईयर जो एग्जाम है उसके टेक्निकल क्वेश्चन है ना, वो मतलब सीधा आंसर जो है, मेरे को एक बात बताओ, ये एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये दूसरा लिखा हुआ है, ये तीसरा लिखा हुआ है, इसके अंदर मैंने ऑप्शन जो है आंसर टिक कर दिया, फिर अगला टिक कर दिया, फिर अगला टिक कर दिया। इससे आपको रिव्यू कैसे मिल जाता है बताओ? अगर कोई चीज डिस्कस नहीं होती तो आपको रिव्यू कैसे मिल जाता है? नहीं मिलता। इसीलिए मैंने अभी तक टेक्निकल का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका डेटा जो है ना, मैंने अभी तक मतलब जो उठाया नहीं है, क्योंकि जब तक उस चीज को डिस्कस नहीं किया जाता। मैं आपको लोकेशन बता देता हूँ कि भैया विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट यूनिट इज रिलेटेड टू द, आप ये मान लो कि कौन सी ऐसी ट्रीटमेंट यूनिट है जो सस्पेंडेड सॉलिड्स को रिमूव करती है, और मैंने 4 ऑप्शन दे दिए। अब जब तक मैं आपको चारों यूनिट वो पढ़ा नहीं देता या मैं बता नहीं देता, तब तक आप कैसे समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है? ठीक है, आप सभी लोग मंगल ग्रह से तो आए हुए हो नहीं। ठीक है, सब लोग में भी मैं ये समझ रहा हूं कि इसमें वो बच्चे भी हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो भी है जो पहले से तैयारी कर चुके हैं। मुझे सभी को कंसीडर करके चलना है। तो अपन जब बनाएंगे ना वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करते हुए, तो बाकायदा उसके अंदर एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस होगा कि उसका डिफिकल्टी लेवल क्या था, और वो कहां से पूछा गया और किस टॉपिक से उठाया गया, और अब वो कहां तक जा सकते हैं एग्जामिनर जो है। ठीक है, तो अपने आज बिना समय व्यर्थ किए ये टॉपिक शुरू करते हैं आज का, जो हमारा मिसलेनियस के अंदर जाएगा, और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नोट्स आपको इसके अपडेटेड हो जाएंगे वीडियो अपडेट होने के बाद में तुरंत। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपको पढ़ के अच्छा भी लगेगा कि हाँ, किसी ने ये टॉपिक भी उठाया। देखो, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल टेम्परेचर चेंज है, ये आपको सभी बता देंगे, सभी बता देंगे। लेकिन जो टॉपिक मैं आज उठाने जा रहा हूँ ना, इसके लिए कंटेंट इकट्ठा करने के लिए भी आप ये मान लो कि एक गहरे कुएं के अंदर उतरना पड़ता है। इसलिए ये टॉपिक आपको कोई जल्दी से बताएगा नहीं, और इसीलिए इस टॉपिक को मैं लेके आ रहा हूँ, क्योंकि जो काम कोई नहीं करता वो काम वेडिक्ट क्लासेस का विपुल दीप सिंह करेगा। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो अपना टॉपिक है ये मैं दिखा दूं आपको। नोट्स जो है ना ये पूरे के पूरे प्रिपेयर है, और आपको इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप से ही नोट्स उठा सकते हैं। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है फिर से कि आप इन्हीं नोट्स को पढ़कर देखो एक बार, है ना। देख के बोल देना अलग बात होती है, एक बार पढ़ के देखो। अगर आपको लगे कि हाँ कि ये नोट मोर देन सफिशिएंट है, किसी एक टॉपिक के ऊपर हमें जो कंटेंट मिल रहा है वो अनसफिशिएंट है, तो मैं ये वादा करता हूँ मैं नोट्स बनाने बंद कर दूंगा। आपके एग्जाम के अंदर ना सेकंड क्वेश्चन ही पूछा हुआ है कि ई वेस्ट जो है वो कितना जनरेट हुआ है लास्ट ईयर इंडिया के अंदर, 2016-17 के अंदर। ठीक है, तो अपने वही टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो सेकंड क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। भैया सिलेबस में जितना कुछ दिया हुआ ना वो उससे ज्यादा ही पूछेगा, कम तो नहीं पूछेगा, ये बात मैं आपको बोल देता हूँ। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक। पूरा का पूरा हम आज ना ई वेस्ट पे बात करेंगे, पूरा का पूरा। और ये ना बहुत एक अलग हटके टॉपिक है ई वेस्ट। ना तो इस पे कोई डेटा मिलता है, ना ही इस पे कोई और अलग से चीजें मिलती हैं। इसके लिए मुझे बहुत आज पूरा दिन लगा मेरे को ये डेटा जो है पूरा इकट्ठा कलेक्ट करने में, नोट्स प्रिपेयर करने में, और अब मैं यहाँ पर आपको ये बात जो है सारा का सारा इसके ऊपर जितना भी हमारा टॉपिक वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है ई वेस्ट की। ई वेस्ट होता क्या है? देखो, आप ना डेली लाइफ के अंदर आईसीटी अगर मैं बात करूं, ये है इंफॉर्मेशन, आई का मतलब इंफॉर्मेशन, ठीक है, फिर सी का मतलब है कम्युनिकेशन, ठीक है,
कम्युनिकेशन है, और टी का मतलब है टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी टूल्स जितने भी है ना डेली लाइफ के अंदर आप सब लोग यूज करते हो, आपका ईयरफोन जो आप लगा के सुनते हो, आपका पुराना मोबाइल कीपैड वाला, या फिर यूं कहूं कि टच वाला भी पुराना जो सिर्फ 2G या 3G सपोर्ट करता था, ये सारे के सारे वो चीजें जिनका डिजाइन लाइफ या तो खत्म हो गया या डिजाइन लाइफ खत्म नहीं हुई है पर हमारे किसी काम का नहीं है, वो किसके अंदर जाता है, किस कैटेगरी के अंदर जाते हैं ये सारे के सारे प्रोडक्ट, ये जाते हैं भैया वेस्ट की कैटेगरी के अंदर। और ये सारे होते क्या है, इलेक्ट्रॉनिक। तो यहां पर ई का मतलब क्या है भैया, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। मैंने क्या बोला, ई वेस्ट। ई वेस्ट मैंने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। कौन से टूल्स या कौन से इक्विपमेंट्स इसके अंदर आएंगे, आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी। इन तीनों बातों से रिलेटेड अगर कोई भी टूल आपकी है, चाहे वो ऑडियो डिवाइस हो, देखो समझते जाओ, आज समझ में बहुत अच्छा है, ऑडियो डिवाइस हो, चाहे वो वीडियो डिवाइस हो, ठीक है, चाहे मैं यूं कहूं कि सीपीयू, पुराना डिसमेंटल्ड सीपीयू, वो भी इसी के अंदर आएगा। अगर मैं ये कहूं कि पुराना कंप्यूटर और उसके कोई पेरिफेरल नेटवर्क्स, ठीक है, पेरिफेरल का मतलब मैं बताता हूं यहाँ पे। पेरिफेरल का मतलब ये है कि कंप्यूटर की जो डिस्प्ले है ना, आपका जो सीपीयू है, उसकी डिस्प्ले के अलावा और जितना भी आपको दिख रहा है, सपोज दैट डिस्प्ले के पीछे उसकी आईसी लगी हुई है, उसके अंदर सीआरटी है, पीडीबी है, ठीक है, ये सारे के सारे जो सर्किट्स उसके अंदर लगे हुए हैं, ये सारे उसके पेरिफेरल्स है, उससे रिलेटेड, ठीक है। ये सारी जो चीजें जो हमारे यूज में आ चुकी है, हम यूज कर चुके हैं, लेकिन ड्यू टू द अपडेट होगी टेक्नोलॉजी, अब वो पुराना हमारे किसी काम का नहीं है, तो वो किस कैटेगरी में चला गया, वेस्ट की कैटेगरी में चला गया। पुरानी बैटरीज, कंप्यूटर की बैटरीज, ठीक है, सीएफएल हो गए, बल्ब हो गए, ट्यूबलाइट्स हो गए, ये सारा प्रोडक्ट जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये हैजार्डस है। इसीलिए आज हम इस पे बात करने वाले हैं, और इसी के ऊपर क्वेश्चन जो है लास्ट टाइम एग्जाम के अंदर 2nd नंबर का क्वेश्चन है जो मेरे पास पेपर है सीरीज बी का, उसके अंदर पूछा हुआ है कि इंडिया के अंदर ई वेस्ट जो है वो कितना जनरेट हुआ है। जब वो पेपर हुआ था 2016 का पूछा हुआ है, ठीक है, पूरे ईयर का। तो उसी पे अपने बात कर रहे हैं, सारे बात समझ में। ई वेस्ट है क्या, सबसे पहले मैंने कहा ई वेस्ट आईसीटी टूल्स के अंदर वो सारे डिवाइसेस जो हमारे यूज में आने के बाद में फर्दर अपडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गए हैं, हमारे काम में नहीं आ रहे हैं, उनकी बैटरी खराब हो गई है, चार्जर खराब हो गया है, सब वेस्ट है। दैट वेस्ट विल बी कॉल्ड एज द ई वेस्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ज्यादातर इसके अंदर टूल्स कौन सी हैं, आईसीटी टूल्स है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी वाले टूल्स है। ईयरफोन, मोबाइल चार्जर, बैटरी, सब आपका प्रोडक्ट जितने भी जो वेस्टेज में जा रहे हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसने इनिशिएटिव क्या लिया है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रोडक्शन के अंदर वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 5th नंबर पे, ठीक है। दोबारा से सुन लो इस बात को, मेरी बोली हुई हर बात यहाँ बोर्ड पे जो मैं हर बात बोल रहा हूँ ना वो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रोडक्शन के अंदर किस रैंक पर है, 5th रैंक के अंदर है। तो आप पूछोगे सर फर्स्ट पे कौन है, यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान, फिर जर्मनी, 4 कंट्री। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक ऑब्जेक्टिव बन गया अपने आप में कि पहले नंबर पे यूएसए है, उसके बाद में चाइना है, फिर उसके बाद में कौन सा है, जापान, और जापान के बाद में कौन सा है, जर्मनी, ठीक है। ये 4 कंट्रीज इंडिया से पहले हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के प्रोडक्शन के अंदर। सबसे पहले यूएसए, फिर चाइना, फिर जापान और फिर इंडिया। हम लोग इस रैंकिंग के अंदर 5th नंबर पे है। तो भैया 5th नंबर पे जब हम आ गए तो हम इसका समाधान कब करेंगे, समाधान भी तो आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि दिक्कत कब आ रही है, आज आ रही है ना, तो समाधान भी आज करेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि बुखार तो हमें कल होने वाला है और दवाई हम आज ले लेंगे, नहीं, इंडिया के अंदर यही पॉलिसी है, अगर आपको बुखार आज हुआ ना तो दवाई भी आप आज ही लोगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम इसकी तरफ, किसके लिए किया क्या गया, सोल्यूशन क्या किया गया। हर साल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है बहुत लार्जर क्वांटिटी के अंदर जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। अब इसके लिए क्या किया गया, एमसीबी, अगर मैं बात करूं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ भोपाल, जो भोपाल की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने क्या किया है, जो हमारा सीपीसीबी है, मैं यहाँ पर एक नई बॉडी का नाम ले रहा हूं, दैट इज सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, बात समझ में आई, सीपीसीबी, ठीक है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अगर मैं बात करूं यहां पर आरएसपीसीबी की वैकेंसी है, तो पीसीबी क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, राजस्थान स्टेट। वैसे ही ये क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये सब जो आते हैं ना हमारे स्टेट के जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सभी इसी के अंडर में। इसके पास बहुत पावर है क्योंकि ये सेंटर का है।
तो भोपाल का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसने क्या किया है, टाई अप किया है किसके साथ, सीपीसीबी के साथ, और एक पायलट प्रोजेक्ट बनाया है। कितने मंथ के लिए, 3 महीने के लिए। उन्होंने कहा कि 3 महीने के पायलट प्रोजेक्ट के अंदर हम जितना भी ई वेस्ट जनरेट हो रहा है हमारी सिटी के अंदर, उसे हम क्या करेंगे, पहले प्रोसेस करेंगे। ठीक है, प्रोसेस से भी पहले हम क्या करेंगे, सेग्रीगेट करेंगे कि कौन सा किस कैटेगरी का वेस्ट है। क्योंकि देखो बैटरीज जो है अलग कैटेगरी की है, सीएफएल जो है अलग कैटेगरी की है। अभी आगे चल के आपको पता पड़ेगा कि मैं इनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोडक्ट से जो हैजार्डस और टॉक्सिक वेस्ट निकल रहे हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। सीएफएल से मरकरी निकल रहा है तो बैटरी के अंदर से लेड भी निकल सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट से अंदर से लेड भी निकल सकता है, मरकरी भी निकल सकता है और कैडमियम भी निकल सकता है। तीनों चीजें निकल सकती है और तीनों हमारी जो ह्यूमन हेल्थ है उसके लिए क्या है, हैजार्डस है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। ठीक है, बस सुनते चलो, आज आपको बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, वैसे तो हर लेक्चर के अंदर ही मैंने बहुत अच्छा आपको डिलीवर किया है, कंटेंट मैंने बहुत ही अच्छा आपको देने की कोशिश करी है, लेकिन इस वीडियो के अंदर भी मैंने बहुत मेहनत करी है। और ठीक है, आपको दिख जाएगा कि हाँ सर सही में ये कंटेंट जो है ना ये अभी नहीं आ सकता था, आप लोग दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाकर नहीं मिल सकता आपको। ठीक है, तो बात करते हैं सीपीसीबी की। सबसे पहले मैंने नाम लिया सीपीसीबी। सीपीसीबी क्या है? सीपीसीबी भैया मेरा है सेंटर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ठीक है, मैंने क्या बोला, सीपीसीबी क्या है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और ये जो है ना, ये सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ये एक सिचुएटरी बॉडी है जो क्या करती है, बाकी के सारे स्टेट्स के साथ जितना भी मेरा पोल्यूशन हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम करती है। यही डायरेक्शंस देती है स्टेट्स को कि भैया आपने ये जो है कचरा बहुत बढ़ा दिया। अगर मैं बात करूं एयर की तो भैया एयर क्वालिटी इंडेक्स के भी जितना भी है पूरा का पूरा डेटा जो है कहाँ कलेक्ट होता है, सीपीसीबी के थ्रू होता है। अगर मैं बात करूं वाटर की तो वाटर के अंदर भी जितना पोल्यूशन होता है उसका भी ध्यान कौन रख रहा है, सीपीसीबी रख रही है। तो अब आपने एक नई चीज पढ़ ली सर, ई वेस्ट, नई कैटेगरी का वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इसका भी ध्यान कौन रख रहा है, इसका भी ध्यान सीपीसीबी रख रहा है। अब बात आती है कि सीपीसीबी अगर एक सिचुएटरी बॉडी है तो इसका जो है जो स्थापना है इसकी, है ना, जो इसको बनाया गया, जब इसको बनाया गया ये ऑर्गेनाइजेशन जो है लाइट में आई तो ये कब आई, है ना। तो मैं बताता हूं यहाँ पर, पहले भी मैंने आपको तरीका बताया हुआ याद रखने का। देखो कैसे याद रखते हैं। 1972 मतलब चीता याद रखो। चीता का मतलब राष्ट्रीय चीता नीति, है ना। ये टाइगर कंजर्वेशन जो था कब आया, 1972 में। 1973 के अंदर क्या आया भैया, 1973 के अंदर ये बात जो थी इंडिया के अंदर आई थी, यही टाइगर कंजर्वेशन, और 1973 के अंदर राजस्थान में आया, और 1974 के अंदर हमारा क्या आ गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट जो है। ठीक है, वाटर का जो है हमारा एक्ट जो है वो कब आया, 1974 के अंदर आया। ठीक है, और इसी टाइम पे जब ये एक्ट बनाया गया तब भी ये बॉडी जो है बनाई गई, और ये बॉडी किस एक्ट के अंदर आती है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन के एक्ट के अंदर आती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रिवेंशन, मैं उल्टा बोल रहा हूँ थोड़ा सा, बस आप ये समझ लो कि वाटर पोल्यूशन के लिए जो एक्ट बनाया गया है ना, पर इसको प्रिवेंट करने के लिए पोल्यूशन को, उस एक्ट के अंदर सीपीसीबी को रखा गया है। ठीक है, सीपीसीबी को किस एक्ट के अंदर रखा गया है, 1974 वाले एक्ट के अंदर में रखा गया। अब इसके पास क्या है, इसके पास भैया पावर है। क्या पावर है, ये किसी भी स्टेट को एडवाइस दे सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, है ना, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको एडवाइस दे सकते हैं। तो या मैं यूं कहूं कि जैसे आपने सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो अगर, तो आपने हाईवे के अंदर पढ़ा होगा CRRI, है ना, पढ़ा हुआ CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका क्या काम था, नई रिसर्च को लेके आना, गवर्नमेंट को बताना कि आप ये चीज यूज करो हाईवेज के अंदर, ये चीज यूज करो रोड के अंदर। वैसे ही हमारा जो सीपीसीबी है ये भी गवर्नमेंट को बताएगा कि भैया आप पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हो और ये टेक्निक अपनाओ जिससे आपका पोल्यूशन जो है वो क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आई। वहां होता है CRRI, यहाँ क्या है, सीपीसीबी। ठीक है, ये है सीपीसीबी के बारे में। अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ भोपाल जो है उसने क्या किया, सीपीसीबी के साथ एक एग्रीमेंट किया कि भैया हम 3 महीने के अंदर आपको ये काम करके दिखाएंगे। क्या काम करके दिखाएंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को पहला काम सेग्रीगेट करेंगे, दूसरा काम प्रोसेस करेंगे, और तीसरा काम इसका डिस्पोजल करेंगे। ठीक है, क्या बोला मैंने, सेग्रीगेशन, फिर प्रोसेस और फिर डिस्पोजल, तीनों काम हम 3 महीने के अंदर करेंगे। और अगर ये चीज सफल रही, है ना, हमने क्या बोला कि अगर ये चीज जो है, जो
एमसीबी ऑफ भोपाल, जो एमसीबी ऑफ भोपाल करने वाला है, ठीक है, अगर ये कामयाब हो जाता है, ये चीज चल जाती है, तो इस चीज को पूरे देश के अंदर, या मैं यूं कहूं कि ये जो लगाया जा रहा है क्लिनिक, है ना, ई वेस्ट का जो क्लिनिक लगाया जा रहा है, वो पूरे देश के अंदर फिर बनाया जाएगा। बात समझ में आई? ये हमारी पूरी की पूरी क्या थी, इसकी थ्योरी थी जो हमें पढ़नी थी। अब इसके बाद में ना हम आगे पढ़ेंगे, अब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। जो समझने वाली बात थी ना, वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी कि इंडिया के अंदर एक पायलट प्रोजेक्ट काम में लिया जा रहा है। किस लिए लिया जा रहा है? ई वेस्ट जो है इसके डिस्पोजल के लिए, क्योंकि ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा एक हैजार्डस वेस्ट बन जाएगा, ठीक है। बहुत सारे आपने पहले भी पढ़ा होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी होते हैं जिनका डिस्पोजल करने के लिए उनको एक बड़े बड़े बॉक्सेस में डाला जाता है, फिर अर्थ के अंदर कुछ डेप्थ, बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर वो क्या कर दिया जाता है, उनका डिस्पोज कर दिया जाता है ना। जैसे सैनिटरी लैंड फिलिंग मेथड है, उस तरीके से अगर मैं बात करूं तो हर वेस्ट का अलग अलग तरीके से डिस्पोजल किया गया है। वैसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है इसके डिस्पोजल के लिए क्या किया जा रहा है, इसको खत्म करने के लिए क्लिनिक बनाया जा रहा है। एमसीबी ऑफ भोपाल ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ में क्या किया है, असाइनमेंट साइन किया है। वो असाइनमेंट 3 महीने का है, सेग्रीगेट भी करेगा, प्रोसेस भी करेगा और डिस्पोजल भी करेगा। अगर कामयाब रहा तो पूरी कंट्री के अंदर इसको यूज किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये तो जान चुके हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कौन सा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की अगर बात करें, आपको नोट्स के अंदर भी सेम ऐसे ही मिलेगा, सेम ऐसे ही ये चीजें डिफाइन करी हुई हैं, ठीक है। ई वेस्ट होता क्या, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कौन सा है? आईसीटी टूल्स के अंदर और कंप्यूटर पेरिफेरल्स के जो पार्ट्स है, इंस्ट्रूमेंट्स है, वो सारे के सारे जिनका डिजाइन लाइफ खत्म हो चुका है, या फिर मैं यूं कहूं कि उनका लाइफ यूजफुल लाइफ पीरियड जो है, उनकी जो स्पान है वो खत्म हो चुकी है ड्यू टू द अपडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, है ना, वो खत्म हो चुके हैं, हमारे किसी काम के नहीं है, तो वो क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि किस किस इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट से या कि कौन कौन सा ऐसा टॉक्सिक है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से जनरेट होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सब कुछ समझ में आया हो, ठीक है। आज मैं थोड़ा सा स्पीड जो है मैंने इसलिए बढ़ा रखी है क्योंकि मैं चाहता नहीं हूं कि ये वीडियो ज्यादा लंबा हो, ठीक है। तो सबसे पहले लेड की बात करें, लेड, है ना, ये लेड जो है ये किस किस के अंदर मिलेगा आपको? सीआरटी, जो आप ये ट्यूबलाइट देखते हो ना, कौन सी? कैथोड रे ट्यूबलाइट, ठीक है। कैथोड रे ट्यूबलाइट, बड़े वाला डंडे वाला जो ट्यूबलाइट होता था, 4 फीट जिसकी लेंथ हुआ करती थी, सीआरडी, इसको सीआरटी बोलते हैं, कैथोड रे ट्यूबलाइट, ठीक है। इनके अंदर से पता क्या निकल रहा है? लेड निकल रहा है, और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत हैजार्डस है, ठीक है। नेक्स्ट बात करूं मैं, लेड किसी के अंदर मिलता है? प्रिंटेड सर्किट बॉक्स जो होते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सॉरी बॉक्स नहीं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी जो है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर पीसीबी यूज होता है, इसके अंदर से भी क्या निकलता है? लेड निकलता है। आगे बढ़ता हूं मैं बिना समय गवाए। नेक्स्ट है हमारा कैडमियम, ठीक है। कैडमियम जो है ये किसके अंदर मिलेगा? जो मॉनिटर्स है, कंप्यूटर के जो मॉनिटर्स है उनके अंदर मिलेगा। फिर अगर मैं बात करूं, सीआरटी के अंदर भी मिल सकता है आपको, और पीसीबी के अंदर भी मिल सकता है। अब मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा क्योंकि मैंने आपको ऊपर बता दिया कि लेड जो है सीआरटी, कैथोड रे ट्यूबलाइट के अंदर मिल रहा है। ये ट्यूबलाइट कौन सी है? कैथोड रे ट्यूबलाइट, ये हमारी 4 फीट की लेंथ वाली डंडे वाली ट्यूबलाइट जो चौक के साथ लगा करी थी और जिनमें एक स्टार्टर हुआ करता था, ठीक है, जो झपझप करके जला करती थी, ठीक है, जिनके अंदर नियोन गैस भी आगे पीछे चला करती थी। अब इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत अभी है, वरना फिजिक्स शुरू हो जाएगी। आगे क्या है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर पाया जाता है। कैडमियम कहां से मिल सकता है? मॉनिटर्स के अंदर हो सकता है, सीआरटी में हो सकता है और पीसीबी में हो सकता है, ठीक है। ऊपर बता दिया मैंने सीआरटी और पीसीबी क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कैडमियम के बाद में बात करते हैं मरकरी की। देखो बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, ये क्या जनरेट करते हैं? मरकरी जनरेट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज जो आप बोर्ड देखते हो, ठीक है, सेम यही इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में यहाँ पे लिख देता हूं, बोर्ड, स्विचेज, ये सारे क्या जनरेट करते हैं? मरकरी जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है ना बहुत ही खतरनाक वाला है, और ये है पॉलीक्लोरिनेटेड, पॉलीक्लोरिनेटेड, ठीक है, इसको बोलते हैं बाईफेरल्स, पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफेरल्स, ठीक है, पॉलीकार्बोनेटेड बाईफेरल्स। ये कहां से मिलता है? ये कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर्स। देखो कैपेसिटर जो होता है ना, कैपेसिटर, संधारित्र बोलते हैं इसको हिंदी में, कैपेसिटर को ना, कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर, इनके अंदर मिलेगा आपको भैया, क्या मिलेगा? मैंने बोला पॉलीक्लोरिनेटेड बाईफेरल्स जो है बहुत ही तगड़ा हैजार्डस वेस्ट है। इतना स्ट्रॉन्ग हैजार्डस वेस्ट है कि अगर मैं किसी को ट्रांसफॉर्मर के पास 24 घंटे तक खड़ा कर दूं ना, तो उसके जो ये ना, ये जो हमारा मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क, इसके अंदर भी
कंपन होना शुरू हो जाएंगे, वाइब्रेशंस होनी शुरू हो जाएंगी, इतना खतरनाक वेस्ट है ये। ठीक है, तो ये किस किस के अंदर पाया जाता है, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेरल्स जो है ये कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर्स होते हैं वो कंटिन्यूअस क्या करते रहते हैं, एक आवाज निकालते रहते हैं, जो वाइब्रेशंस की होती है उनके अंदर से इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये देखो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेरल्स जैसा एक टॉक्सिक वेस्ट निकलता है। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ कि लेड, कैडमियम, मरकरी और पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेरल्स जो है ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, कि कहां से कौन सा जनरेट होता है। आगे बढ़ते हैं, इनके अलावा और कौन सा वेस्ट है। मेन जो है ना, मैंने आपको बताया, याद रखो एल एम पी। ठीक है, बीच में एक खा गया मैं, लेड, मरकरी, कैडमियम, पी। ठीक है, ये लो बन की ट्रिक, LMCP। अब आपको जैसे भी सेट आ रहा है ना उसके हिसाब से बना लो आप। ठीक है, इससे क्या होगा, आप कम से कम 4 या 5 ये जो हैजार्डस टॉक्सिक्स है, जो टॉक्सिक है, इनके नाम याद रखोगे ना तो कोई भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सपोज दैट मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिया, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटेड टॉक्सिक। ठीक है, मैंने आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो जब आपको पता होगा कि मरकरी, ठीक है, मरकरी, लेड, कैडमियम और हमारा कौन सा, और पी से मैंने लिख दिया इसको अपना लास्ट वाला क्या था, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेरल्स। ये 4 जो है ना ये वेस्ट है। इनके अलावा अगर 5वां कोई भी ऑप्शन आएगा तो आपको पता है कि भैया यही हमारा आंसर है। अब बात करते हैं ई वेस्ट की इंडिया के अंदर। यहीं से भी शुरू होती है हमारी पिछले पेपर की कहानी। लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ ना 2016 के अंदर, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 ही पूछा हुआ है भैया कि टोटल वेस्ट कितना जनरेट हुआ है इंडिया के अंदर, टोटल एक साल के अंदर, जो करंट ईयर चल रहा था उस टाइम पे 2016 के अंदर, ठीक है, 1 ईयर अगर मैं कहूं, कितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हुआ है। तो वहां पर जो ऑप्शंस थे वो अलग अलग दिए हुए हैं। मैं आंसर बताता हूं आपको। 2016-17 के अंदर इंडिया के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हुआ था वो था 2 मिलियन टन। देखो इतने बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट हो रहा है, तो बाकी सब कचरे की तो हम बात ही छोड़ दे भैया, पॉलीथीन की तो बात ही छोड़ दो। जब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट 2 मिलियन टन पर ईयर हमारी कंट्री से जनरेट हो रहा है तो इसका डिस्पोजल क्यों नहीं किया जा रहा। सबसे बड़ी बात, सबसे खतरनाक टॉक्सिन्स है इसके अंदर ये 4, ठीक है, जो बहुत ही जल्दी ह्यूमन बॉडी को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा टॉपिक आज हमने उठाया है। ठीक है, और इसको पढ़ना भी जरूरी है, और इसमें से पक्का कंफर्म आपको क्वेश्चन मिलेगा जो आज बता दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई ई वेस्ट की बात। और इसके अलावा ये मैंने बता दिया आपको कि फिफ्थ रैंकिंग है इंडिया की। ठीक है, इंडिया कौन से प्लेस पे है, 5वें नंबर पे भैया ई वेस्ट के जनरेशन में। कितना वेस्ट जनरेट कर दिया हमने पिछले साल, 2 मिलियन टन। और ये जो प्रोडक्शन है ना ये लगातार भैया हर साल 10% की दर से बढ़ रहा है। इसको याद रखना है कि 10% हर साल जो है परसेंटेज जो है इसकी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, अब ये सारी बातें थी ई वेस्ट के बारे में। ई वेस्ट के बारे में हमने ये भी बात कर ली कि करंट सिचुएशन के अंदर कंट्री के अंदर काम क्या हो रहा है। अब एक और चीज आती है, जैसे हमने वाटर पोल्यूशन वाला एक्ट पढ़ते हैं, है ना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हैं, एयर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ते हैं, ये इनकी ही तरह हमारा ना ई वेस्ट डिस्पोजल, या मैं यूं कहूं कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं ताकि लोग कंट्रोल में रहें। ठीक है, जैसे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो सेल और परचेज का काम करते हैं, लेकिन वहां पर अगर ये रूल्स लागू नहीं हो तो वो लोग क्या करेंगे। अब हमें जो गारंटी मिलती है ना कि आप इस मशीन को या इस इंस्ट्रूमेंट को इसकी यूजफुल लाइफ पीरियड के खत्म होने से पहले अगर आप हमें वापस दोगे तो हम आपको इतना रुपया जो है वो कैशबैक देंगे या वापस करेंगे, या नई मशीन पर वो आपके जो पैसे हैं वो काउंट हो जाएंगे। ये चीज जो है ना ये किसके अंदर आती है, इन्हीं रूल्स के अंदर आती है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आज का जो टॉपिक है ना इसके लिए मेहनत बहुत लगी है। हालांकि समझाने में वीडियो छोटा बनेगा, लेकिन मुझे पता है कि ये टॉपिक जो है ना ये आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो अपन इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे, अपडेट कर दूंगा मैं। ठीक है, ये अभी पढ़ते हैं, मैनेजमेंट रूल पढ़ते हैं इसके, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है,
देखो ई वेस्ट के रूल्स क्या क्या है हमारी कंट्री के अंदर। सबसे पहले तो बात आती है कि इंडिया ने क्या किया, पीआरओ बना दिया। ठीक है, पीआरओ बना दिया। ये पेन भी थोड़ा लाइट चल रहा है, मैं दूसरा पेन ले रहा हूं। पीआरओ बना दिया। अब पीआरओ का भैया मतलब क्या है? पीआरओ का मतलब है कि जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोड्यूस कर रहा है किसी भी चीज को, प्रोड्यूसर जो है ना, प्रोड्यूसर, इसी की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये जो प्रोड्यूसर है ना, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीआरओ। ठीक है, और यही क्या काम करेगा, पीआरओ है प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, इसको लिखते हैं पी आर और ओ। ठीक है, पीआरओ लिखते हैं। जो प्रोड्यूसर है ना, इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी गवर्नमेंट ने कि भैया अगर आप जो चीज प्रोड्यूस कर रहे हो और वो अगर हजार्डस वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, टॉक्सिक प्रोड्यूस कर रही है, तो हम आपके ऊपर जुर्माना लगाएंगे। पहली तो है सीधी सीधी बात। और इनके लिए लिमिट तय कर दी, इनको बता दिया कि आप अगर कोई भी ऐसा सेल या परचेज का काम कर रहे हो तो आपको वो इंस्ट्रूमेंट जो है वो वापस लेना भी जरूरी है। ठीक है, डायरेक्टली उसको आप डिसमेंटल नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते, डायरेक्टली आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इन सब के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग रूल्स बना दिए। ठीक है, तो इसको अंदर पहला चीज जो है वो क्या बनाई, पीआरओ बनाई। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग से कलेक्शन सेंटर बनाए। ठीक है, जो भी ये वेस्ट है इसके लिए कलेक्शन सेंटर बनाए। फिर उसके बाद में क्या किया, ईपीआर, एक और नई चीज आ रही है, यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, ईपीआर बनाया। ये ईपीआर क्या होता है, देखो ईपीआर का मतलब है एक्सटेंडेड, उसी से रिलेटेड है ये भी, जो मैंने आपको अभी बताया, पीआरओ से ही रिलेटेड है, एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बात समझ में आ रही है क्या? ये पेन भी थोड़ा लाइट चलने लग गया। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूसर है ना उसकी क्या कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी कि भैया अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और उसका अगर गवर्नमेंट ने टेस्ट किया, मैं क्या कह रहा हूं, ईपीआर के अंदर क्या काम किया उसने, ये बोला कि अगर कोई भी इंडस्ट्री, अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो है प्रोड्यूस कर रही है और उसको टेस्ट किया, उसके यूजफुल लाइफ पीरियड निकल जाने के बाद में, और वो अगर टॉक्सिक जनरेट कर रही है, तो ये प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे डिसमेंटल किस तरीके से करना है। बात समझ में आ रही है? डिसमेंटल कैसे करना है, उसे डिस्पोज कैसे करना है, उसकी जिम्मेदारी है। और अगर ये टॉक्सिक जनरेट कर रही है, गवर्नमेंट ने टेस्ट किया और उसके अंदर टॉक्सिक पाया गया, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या करेगी, जुर्माना करेगी। ये सारे जो है ना रूल्स इसके अंदर दिए हैं, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अंदर। ठीक है, बात मैंने आपको सिंपल सिंपल बोल के बता दी, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट्स जो है ना, ये वाले ईपीआर है, पीआरओज है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है, आपको स्टेटमेंट्स के अंदर मिलेगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको शॉर्ट करके समझा दिया। अब इसके बाद में क्या हुआ, अमेंडमेंट हुआ इस रूल के अंदर। अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट होने का कारण क्या था, भैया वेस्ट बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा था, लोग मान नहीं रहे थे, इस चीज को भी लोग मान नहीं रहे थे, है ना। पीआरओ बना दिया और फिर बोल दिया कि ईपीआर भी है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा दी। फिर भी लोग नहीं माने तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, अमेंडमेंट कर दिया। और अमेंडमेंट करके ये जो है ना, इस पॉलिसी का नाम रख दिया, यही सेम आगे ये रहेगा, इसके आगे लिख दिया ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018, और ये अमेंडमेंट था। और इसके अंदर अमेंडमेंट किए क्या, अब उनकी बात करते हैं। जो पीछे वाले रूल्स है ना, वो तो कंटिन्यू होंगे ही होंगे। जो पीआरओज है, ईपीआर है, इनको तो कंटिन्यू करना ही करना है। गवर्नमेंट ने कहा ये तो भैया हम करेंगे कंटिन्यू। और ये बात बोल दी कि जो क्वांटिटी है वेस्ट जनरेशन की, अगर वो पर साल हमारी, गवर्नमेंट ने क्या कहा, खुद ने कहा कि अगर ई वेस्ट जनरेट जो हो रहा है, अगर वो हर साल 10% से ज्यादा है, ठीक है, अगर 10% से ज्यादा आ रहा है, तो जिस वजह से ये ज्यादा है, जिन प्रोड्यूसर्स की वजह से ज्यादा है, उनके ऊपर ईपीआर जो है ना, वो पूरी सख्ती से लागू किया जाए। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग ईपीआर पॉलिसी जो है वो अपनाई जाए, मतलब उनको चार्ज किया जाए। ठीक है, उनकी टेस्टिंग की जाए, जो भी वहां से प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये काम किया जाए। और अगर ये चीज जो है, इसको क्या बोला गया कि अगर ये वेस्ट जनरेशन जो है 10% जो है 2023 तक हो रहा है तो ठीक है, और अगर ये 10% से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम क्या करेंगे, 2023 तक हर साल अगर 10% बढ़ता रहता है जब तो ठीक है, लेकिन अगर 10% से ज्यादा बढ़ता है तो 2023 के अंदर तक जाने तक हम क्या करेंगे, 70% जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, इसको ट्रीट करने के लिए हम बहुत ही सख्त और कड़े कानून अपनाएंगे।
और उसका जो डिस्पोजल है वो किया जाएगा। बात समझो फिर से, मैंने क्या कहा कि हर साल 2023 16-17 से लेके जब पिछला एग्जाम हुआ था तब से लेके अब तक, है ना, अब तक और इसके बाद तक अगर 10% तक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो जनरेट हो रहा है, एक्सेस हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है तो ठीक है। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा बढ़ता है, 10% से ज्यादा बढ़ रहा है, 10% तक बढ़ा तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा बढ़ा तो हमारे लिए कंपलसरी हो जाएगा कि 2023 तक हमें क्या करना है, 70% जो ई वेस्ट जनरेट हुआ है उसका डिस्पोजल करना कंपलसरी है। ऐसा गवर्नमेंट ने कहा कि हम भैया 70% जो वेस्ट है उसको अगर 2023 तक खत्म नहीं कर देते तो हमारे लिए बहुत ही बड़ा हैजार्डस बन जाएगा। बात समझ में? ये कौन से रूल्स है? ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा 10% वाला रूल्स। ठीक है, और जितना भी जो टारगेट है ना ये 70% का, ये 70% इसको गवर्नमेंट ने अचीव करना है। और इसको अचीव करने का तरीका क्या होगा, जो भी इंडस्ट्री 10% से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट कर रही है उनके ऊपर चार्जेस बढ़ा दिए जाएंगे। उनकी जो टेस्टिंग का खर्चा है वो भी गवर्नमेंट उनसे वसूल करेगी कि भैया टेस्ट हमने किया लेकिन तुम लोग इसके अंदर पूरे खरे नहीं उतर पाए। ठीक है, तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा टॉक्सिक वेस्ट निकाल रहा है तो वो क्या करेगा, उनसे चार्ज लेगा। ठीक है, चार्ज भी उनको करेगी, ठीक है, फाइन भी उनको करेगी और बोलेगी कि तुम ही इसको क्या करो, डिस्पोज करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बताऊं आगे नेक्स्ट जो है गवर्नमेंट ने क्या बनाया, ROH बनाए, ROH और S। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट चाहती है कि भैया रिडक्शन करो, रिडक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस। बात समझ में आ रही है क्या? 3 वर्ड जो है ना यहाँ पे बड़े बहुत ही काम के हैं। एक तो मैंने क्या कहा, PROs। ठीक है, ये था प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बढ़ा दी। फिर EPR बनाया, इसका मतलब क्या हुआ, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्या लेके आ गए, ROHS लेके आ गए 2018 के अंदर। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिडक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस, कि हमें क्या करना है, वो वेस्ट जो हैजार्डस है ह्यूमन हेल्थ के लिए, उनके अंदर उनका क्या करना है, हमें खत्म करना है, या उनको मैं ये कहूं कि उनको डिक्रीज करना है, उनके ऊपर रिडक्शन लगाना है। ठीक है, और उनके लिए पॉलिसीज क्या अपनाई गई, उनके लिए पॉलिसीज यही अपनाई गई कि भैया जो भी प्रोड्यूस कर रहा है ना, मैं बार बार उसी बात को रिपीट कर रहा हूं, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो भी प्रोड्यूस कर रहा है भैया अपनी टेस्टिंग आप खुद करो। ठीक है, अगर हमने टेस्टिंग करी और आपका जो टॉक्सिक है, जो सब्सटेंस बढ़ रहा है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के अंदर जो है हैजार्डस वेस्ट ज्यादा निकल रहे हैं, अगर हमने चेक किया और टॉक्सिक ज्यादा पाया गया जो लिमिट दी हुई है उससे, तो हम टेस्ट का खर्चा आपसे लेंगे, डिस्पोजल का खर्चा भी आप ही दोगे और आप खुद ही उसका डिस्पोज करोगे। ठीक है, और आप खुद ही उसको डिसमेंटल करोगे। बात समझ में आई क्या? ये पूरा का पूरा ई वेस्ट का हमारा कॉन्सेप्ट था कि ई वेस्ट जो है वो कहां से आया, क्या है, करंट में क्या सिनेरियो है, इसका क्या किया जा रहा है। तो यहाँ पर डेटा जो है ना 3-4 डेटा है। एक तो याद रखो 2023 तक गवर्नमेंट क्या कह रही है कि 70% जो है ना वेस्ट उसको हम खत्म कर देंगे। हर साल 10% से ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट डेटा। तीसरा, गवर्नमेंट कौन सी टेक्निक अब अपनाने जा रही है, बनाए जाए रिडक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंसेस पॉलिसी अपना रही है। पहले क्या अपनाया, उससे पहले EPR अपनाया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उससे पहले क्या अपनाया, PROs, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी। कुल मिलाकर गवर्नमेंट ये चाहती है कि अगर कोई भी इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बेच रही है, ठीक है, वो क्या करे, उसका यूजफुल लाइफ पीरियड खत्म होने से पहले जो कंज्यूमर है उससे ही उसे क्या ले ले, वापस ले ले और रिपेयर करके वापस से मार्केट में उतार दे। इससे ही ई वेस्ट जो है ना जनरेट होना रुक सकता है। अदरवाइज ये आने वाले टाइम के अंदर 10% वाली लिमिट को क्रॉस कर जाएगा और 2023 तक बहुत बड़ा हैजार्डस वेस्ट बन के आएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर ये नोट्स ले सकते हैं और एक बार ना प्लीज, एक बार ना ये जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है ना ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के और 18 के, पढ़ के देखो। अगर आपको नहीं समझ में आए तो मैं नोट्स बनाने बंद कर दूंगा। अदरवाइज आपको समझ में आए तो मेरे लिए इससे ज्यादा बढ़िया और क्या हो सकता है कि मेरी मेहनत करी हुई आपको कुछ ना कुछ फ्रूटफुल दे रही है। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, और भैया सब्सक्राइब करना मत भूलो। धन्यवाद।